मोमो अयास का तो दिमाग ही सटक जाता है जब उसका सस्ता बॉयफ्रेंड उससे पैसे उधार मांगने की हिम्मत करता है और साथ में होटल में थोड़ी बिस्तर वाली कसरत की भी मांग कर देता है। वो एक ड्रॉप किक मारकर उसकी इज्जत को ऑर्बिट में पहुंचाने की कोशिश करती है और बाद में उससे ब्रेकअप करके शांत हो जाती है। बुरी तरह हिली हुई और जली भुनी वो अपनी सहेलियों को अपना दुखड़ा सुनाती है, पर वो उल्टा उसी की खिंचाई करने लगती हैं कि उसने एक लड़के को सिर्फ इसलिए डेट किया क्योंकि वो उसके सेलिब्रिटी क्रश केन ताकाकुरा जैसा दिखता था। लड़की ने सच में एक बंदे को सिर्फ इसलिए डेट किया क्योंकि वो किसी मूवी पोस्टर की सस्ती कॉपी था। गज़ब। टूटे दिल के साथ स्कूल के हॉल से गुजरते हुए मोमो की नजर क्लास में एक लड़के पर पड़ती है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। वो अपने अंदर की दबंग क्वीन को जगाती है, उसकी डेस्क पर जाकर जम जाती है और गुंडे स्टूडेंट्स को घूरकर एक बॉस की तरह भगा देती है। पर शांति कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि वो लड़का उसे तुरंत कोने में पकड़कर एलियंस और यूएफओएस के बारे में ऐसे सवाल करने लगता है जैसे कोई रेडिट एएमए चल रहा हो। मोमो बेचारी किसी तरह खुद को शांत रखे हुए थी, भगवान से चुप रहने की दुआ मांग रही थी, पर बदले में उसे मिली साजिशों पर एक पूरी की पूरी कंस्पिरेसी टेड टॉक। वो आखिरकार भड़क जाती है और उसे डांटती है, लेकिन जब लड़का दुखी सा दिखता है तो वो नरम पड़ जाती है, माफी मांगती है और बताती है कि वो भूतों में विश्वास करती है और भला क्यों न करे, उसकी दादी एक सर्टिफाइड स्पिरिट मीडियम है जिनके पास परलोक के लिए फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स जमा है। चलिए उस बेनाम लड़के को फिलहाल के लिए ऑकल्ट कुन बुलाते हैं। जाहिर है ऑकल्ट कुन भूत प्रेत की बातों का मजाक उड़ाता है, तो मोमो भी एलियंस और यूएफओएस को लेकर उसका मजाक उड़ाती है। ये पूरा ज्ञानी घमासान इस बात पर खत्म होता है कि दोनों एक दूसरे को पैरानॉर्मल चुनौती दे डालते हैं। साबित करो कौन सही है, टीम घोस्ट या टीम एलियन। सीन कट होकर आधी रात होती है। मोमो एलियंस को खोजने के लिए डरावने और यकीनन भूतिया नागी अस्पताल में जाती है, जबकि ओकल्ट कुन भूतों को खोजने के लिए एक शापित सुरंग में पहुंच जाता है। वे फोन पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस घोस्ट डेट चल रही हो। मोमो ने सारी पोल खोल दी कि कैसे उसकी दादी उसे सबके सामने अजीबो गरीब रस्मों रिवाज करने पर मजबूर करती थी, जिसके चलते जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो उसे चिढ़ाने लगा और वो एक आध्यात्मिक अछूत बन गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था, उसे अलौकिक शक्तियों, भूतों या अपनी दादी से नफरत नहीं थी। उसे तो बस इस बात से नफरत थी कि उसकी धाकड़ भूत दादी से प्यार करने के लिए उसका क्रश उसे रोस्ट करता था। इस बीच ऑकल्ट कुन का सामना टर्बो ग्रैनी से होता है और भाई साहब, ये कोई ऐसी वैसी जंजीर खींचने वाली भूतनी नहीं है। वो एक प्राचीन पिशाचनी है जिसमें एक शापित डेटिंग प्रोफाइल वाली रोमांटिक एनर्जी है जो उसे अपने भूतिया अनमोल रत्नों और कुछ बिल्कुल अनचाहे दुलार से भरी एक डरावनी रात का ऑफर देती है। अपना लौंडा जान बचाकर भाग रहा है और टर्बो ग्रैनी उसके ठीक पीछे पड़ी हुई है। मोमो चेतावनी देती है, अगर तुम टर्बो ग्रैनी से रेस हारे तो तुम्हें श्राप लग जाएगा। मोमो मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वहाँ उसे पावर रेंजर्स के रिजेक्टेड विलेंस जैसे दिखने वाले 3 अंतरिक्ष के ठरकी मिलते हैं। इससे पहले कि वो चीख कर कह पाती, अंदरूनी जांच की जरूरत नहीं है प्लीज, वे उसे झपट कर उठा लेते हैं, एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसके कपड़े उतारकर उसे सिर्फ अंडरवियर में छोड़ देते हैं। और फिर आते हैं सर्पोज एलियन ठरकी, जिनमें ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज, और पैंट तो है ही नहीं, और उसकी बच्चेदानी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। उनमें से एक अजीब सा कॉस्मिक यंत्र दिखाता है और दावा करता है कि वो इंटरगैलेक्टिक तरीके से उसकी कोख निकालेगा और बच्चे पैदा करना चाहता है, क्योंकि लगता है स्पेस में सहमति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मोमो कुर्सी से बंधी है, नाम मात्र के कपड़ों में, और इस अजीब एलियन रस्म में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि सर्पोस किसी डरावने जड़ी की तरह उसकी उत्तेजना का मीटर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात अजीब फैन फिक्शन जैसी होने लगती है, उसका फोन किसी दैवीय हस्तक्षेप की तरह बज उठता है और एंट्री होती है खुद धाकड़ भूतनी टर्बो ग्रैनी की, जो आकर उस सर्पो का ब्रह्मांडीय औजार काट खाती है। सरप्राइज, टर्बो ग्रैनी ने असल में ऑकल्ट कुन को अपने वश में कर लिया है। सर्पोस उस वश में किए हुए लड़के को रोकने के लिए हाथ पैर मारते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी तो पहले से ही उनके कबाड़ जैसे अंतरिक्ष यान को अपने भूतिया जबड़ों से मिलाने में लगी है। उनकी मशीनी पुर्जों को ऐसे नोच कर फेंक रही है जैसे किसी एलियन कबाड़ी बाजार में सस्ते खुलने वाले पुर्जों की सेल लगी हो। सर्पोस ने उसे मानसिक रूप से तो दबोच लिया, पर ऑकल्ट कुन, जिस पर अभी भी कब्जा हो रखा है, खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर देता है और वॉलंटियर करता है एलियंस के साथ निजी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। वो कहता है कि वो हमेशा से बस एलियन से मिलना चाहता था, क्योंकि भाई मोमो के आने और उसकी सूनी परिक्रमा की दिशा बदलने तक उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन गले मिलकर मामला सुलझाने के बजाय सर्पोस अपने ठरकीपन में मोमो के अरमानों का मीटर फिर से बढ़ा देते हैं। पर मोमो इस अजीब सिचुएशन में कोई बेचारी बनने के लिए नहीं बनी है। उसे अपनी दादी का वो भूतिया टेड टॉक याद आता है जिसमें की को एक रस्म से अनलॉक करने की बात थी और बूम साइकिक पावयारा अनलॉक हो गई।
वो खुद को धमाके से आजाद करती है, एक सर्पो को इतनी जोर से लात मारती है कि उसे शायद अपने परग्रही पुरखे याद आ गए होंगे और उनकी इंटरगैलेक्टिक ऊबर को क्रैश कर देती है। फिर वो ओकल्ट कुंड में से टर्बो ग्रैनी को जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकती है, जैसे कोई साइकिक बाउंसर किसी बवाल मचाने वाले ग्राहक से निपट रहा हो। लेकिन गायब होने से पहले टर्बो ग्रैनी ने एक जबरदस्त वाला प्लॉट ट्विस्ट मारा। उसने ओकल्ट कुंड के खानदानी गहने उड़ा लिए। जी हाँ, उसने उसकी एक्सकैलिबर छीन ली और अगर उसे वो वापस चाहिए तो उसे टर्बो ग्रैनी की डरावनी जानलेवा सुरंग में आकर उससे लड़ना होगा। यूएफओ रहस्यमयी धुएं में जल रहा है और मोमो और ओकारुन आखिरकार मान ही जाते हैं। भूत और एलियंस दर्दनाक रूप से असली हैं। ओकारुन उससे छीनी गई चीज को वापस पाने के लिए अकेले सुरंग में जाने की जिद करता है, लेकिन मोमो उसे इतने नाजुक मामले को अकेले संभालने नहीं देगी। वो एक अजीब इंसान होने के लिए माफी मांगता है, खुद को एक अनाड़ी आदमी कहता है और बूम मोमो वहीं जम जाती है। ये वही लाइन है जो उसके प्यारे केन टकाकुरा कहा करते थे। कहानी को लगा 440 वोल्ट का झटका। वो आखिरकार उसका नाम पूछती है और जब वो कहता है कि उसका नाम केन टकाकुरा है तो मोमो की तो जैसे आत्मा ही निकल जाती है। मोमो का तो सीधा हिसाब था ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये नाम रखने की इजाजत नहीं है और उसी वक्त उसकी पूरी रीब्रांडिंग करके नाम ओकारुन रख दिया। उसे ये नाम सख्त नापसंद है, पर किस्मत खराब है, पहचान की चोरी असली चीज है और वो तो सरेआम कर रही थी। चूंकि भूत प्रेत दिन में बाहर नहीं निकलते, वो उसे रात होने तक अपने घर पर इंतजार करने के लिए बुलाती है, यानी दादी की धुलाई का प्राइम टाइम। लेकिन जैसे ही ओकारुन उसके घर के टोरी गेट को पार करने की कोशिश करता है, वो एक शापित मार्शमैलो की तरह आग में भभक उठता है। मोमो हमेशा की तरह साइकिक एमवीपी उसे पास की नदी में फेंक देती है। फिर उसे एहसास होता है कि गेट पर लटका तावीज असल में एक खौफनाक आत्माओं का आना मना है वाला साइन है, यानी एक आध्यात्मिक बारूदी सुरंग। वो उसे फाड़कर फेंक देती है, जिससे ओकारुन लंगड़ाते हुए अंदर आ पाता है। ओकारुन के बाल अब पुराने जमाने की दादी नानी वाले पर्म जैसे हो गए हैं। मोमो उसकी नई भूतिया हेयर स्टाइल वाली एस्थेटिक को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है। ओकारुन यहाँ अपनी प्रेशियस थिंग्स वापस पाने की कोशिश में लगा है और अब उसके बाल किसी ऐसी दादी जैसे हो गए हैं जो तुम्हारे लिए कुकीज तो बनाती है, पर साथ में हैरान कर देने वाली अतरंगी कहानियां भी सुनाती है। एक बार जब वे दोनों सूख कर कपड़े पहन लेते हैं तो हकीकत उसे वहीं लात मारती है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। जी हाँ, जांच करने पर वो देखता है कि उसकी कीमती चीजें सच में वहाँ नहीं थी और मोमो उसे चिढ़ाती है और देखना चाहती है कि वो कैसा दिखता है, लेकिन हमारे जेंटलमैन मना कर देते हैं। मोमो, जिसे सदमे को मीठा बनाकर पेश करने की आदत नहीं है, उसे याद दिलाती है कि ये सब उसने खुद ही मोल लिया है जब वो स्कूल में एक अकेले पैरानॉर्मल पिल्ले की तरह उससे चिपका फिर रहा था। ओकारुन आखिरकार सब उगल देता है कि वो दोस्त बनाने का अपना इकलौता मौका नहीं खोना चाहता था और अब उसे यकीन है कि मोमो से यूएफओ के पीछे पागल एक अजीब लड़के से ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। मोमो उसे थेरेपी देती है और कहती है कि उसकी असली प्रॉब्लम खुद को सबसे अलग रखना है। वो तो यहाँ तक कहती है कि अगर दोस्त बनने के लिए यही करना पड़ेगा तो वो डरावनी चीजों के बारे में बात करने के लिए भी तैयार है। ओकारुन इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर उसे बदसूरत कहकर एक घटिया जवाब से सारा मोमेंट बर्बाद कर देता है। मोमो के चेहरे पर साफ साफ लिखा है, अभी अभी तेरे लिए बुरा लगा था, गधे कहीं के। फिर टिंग टोंग, दरवाजे पर कोई है। ये कोई ऐसी वैसी डोरबेल नहीं है, ये बुरी आत्माओं वाली घंटी है। मोमो का घर इतना भुताहा है कि उसमें राक्षसों और अमेज़न डिलीवरी के लिए अलग अलग रिंगटोन है। जैसे ही उसे याद आता है कि उसने गेट पर भूतों का आना मना है वाला तावीज नहीं लगाया है, मोमो ओकारुन को पकड़कर उसे वापस टांगने के लिए भागती है। वे देखते हैं कि पिछवाड़े की दीवारें खिसक रही हैं और टोरी गेट नरक से आए किसी भूतिया प्लास्टर से सील हो गया है। और फिर शुरू हुआ नाक से खून बहने और तबाही वाली वाइब्स का सिलसिला। और तभी धड़ाम, आसमान छूता एक एलियन नमूना आ टपकता है। ये अंतरिक्ष का विलन उन पर वादा तोड़ने का इल्जाम लगाता है और ऐलान करता है कि वो उनके जरूरी अंगों के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही, इन परग्रहियों की सुई अभी भी इंसानी शरीर रचना पर ही अटकी हुई है। ओकारुन उस मॉन्स्टर को फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर बताता है, जबकि मोमो को पूरा यकीन है कि वो एक और सर्पो है जिसका जिम रूटीन ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे हालात हाथ से निकलने लगते हैं और मोमो एक साथ साइकिक डिफेंस और कर्स सप्रेशन को संभालने में जूझती है, ओकारुन को एक जबरदस्त आइडिया आता है। अगर वो अपना सप्रेशन सिर्फ उसके सिर पर लगा दे तो शायद वो अपनी टर्बो ग्रैनी वाली स्पीड को कंट्रोल कर पाएगा। वो भी माहौल में ढल जाती है और ओकारुन पूरी तरह से एक काबू में किए हुए स्पीडस्टर में बदल जाता है जो एक शैतानी सोनिक की तरह इधर उधर सनसना रहा है। वो मोमो को पकड़ता है, शॉकवेव से बचता है और उस मनहूस एलियन की उंगलियां चबाकर अलग कर देता है। बंदे का फिल्टर तो है ही नहीं और अब तो भाई का चिल विल भी खत्म हो गया है।
लेकिन रफ्तार की एक कीमत होती है। ओकारुन लाल रंग का तरल ऐसे खांसने लगता है जैसे उसके अंदरूनी अंगों ने गुस्से में इस्तीफा दे दिया हो। मोमो उस दैत्य के उसे इंसानी सूप बनाकर चपटा करने से पहले ही उसे आखिरी अंजाम वाले जोन से खींचकर बाहर निकाल लेती है। जब वे ठीक हो रहे होते हैं और फिर से एकजुट हो रहे होते हैं, मोमो को ये समझ आता है कि इस विशालकाय एलियन का लड़ने का तरीका शक के तौर पर सूमो जैसा है। वो समझ जाती है कि इसे हराने का तरीका सूमो के नियमों वाला है। दुश्मन का हाथ जमीन से छुआ दो। बॉस बैटल वाली लॉजिक लगाकर वो एक हाथ से ओकरुन के श्राप को दबाती है, जिससे वो मॉन्स्टर की दाईं टांग की धज्जियां उड़ा सके, और अपने दूसरे हाथ से एलियन को इतनी जोर से नीचे खींचती है कि उसका हाथ फटकर कॉस्मिक कन्फेटी बन जाता है। मोमो और ओकरुन के किसी शापित अवेंजर्स की जोड़ी की तरह फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर की मिलकर धुलाई करने के बाद भी ये सन की एलियन अभी खत्म नहीं हुआ था। न भाई ना, उसने ऐसे 2 और पैर उगा लिए मानो गेम में ग्लिच होकर चीट मोड में चला गया हो, और मोमो पर पूरा WWE वाला स्टाइल दिखाकर उसे किसी अधूरे ट्रॉमा वाली कपड़े की गुड़िया की तरह दीवार पर दे मारा। और ये सब वो ओकरुन के श्राप को काबू में रखते हुए और बस किसी तरह जिंदा रहकर कर रही है। ओकरुन का तो दिमाग खराब हो रहा है, उससे मिन्नतें कर रहा है कि ये शहीद बनना बंद करे, लेकिन मोमो, वो तो अलग ही मिट्टी की बनी है। उसे गुस्सा आ रहा है कि एलियन चीटिंग कर रहा है और वो हार मानने से रही। मोमो ने तावीज वापस लगाने के लिए गेट की दीवार में छेद करने के लिए मार खाई। उसने अपनी साइकिक पावर से ओकरुन को खींचा और झट से तावीज वापस लगा दिया, जिससे फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर तुरंत अपने डायमेंशन में वापस चला गया। खतरा टलते ही सब लोग असलियत में लौट आए। जैसे ही एलियन कबाब का धुआं छटता है, मोमो राहत की सांस लेती है, जब तक कि उसे ओकरुन के बाल एक जंगली गुस्सैल साही जैसे नहीं दिखते, और वो हंसने लगती है। लगता है उसे ऐसे लड़के पसंद है जिनके बाल चीख चीख कर कह रहे हों कि अभी अभी एक अलौकिक दंगल से बचकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये क्यूट मोमेंट आगे बढ़ पाता, मोमो थकान से ढह जाती है, और तभी वो श्राप चुपके से वापस आ जाता है। कोई साइकिक फायरवॉल न बचने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकरुन पर कब्जा कर लेती है। कट करके सीन एक लोकल शो के स्टूडियो पर आता है। सांता डोडोरिया नाम की कोई साइकिक एक सेलिब्रिटी का भविष्य बता रही है। मामला बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। भविष्यवाणी के बीच में ही उसे ऐसे टोका जाता है जैसे गूगल मैप्स रास्ता बदलने की कोई पैरानॉर्मल पैरोडी चल रही हो। टीवी पर आध्यात्मिक रूप से पोपट बनने के बाद डोडोरिया एक कैब में बैठकर अपने घर वापस चली जाती है। मोमो के घर पर टर्बो ग्रैनी मोमो को एक भूत का निवाला बनाने ही वाली थी कि धड़ाम एंट्री होती है दादी सेको की, एकदम धाकड़, हाथ में एक ईंट और कील लिए, और जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कोई मजाक के मूड में नहीं है। टर्बो ग्रैनी हमला करने की कोशिश करती है, पर सेको ने अपने बल्ले से पहले ही एक धधकती हुई आत्मारोधी बाधा बना ली है, क्योंकि लगता है इस दादी ने बिंगो नाइट छोड़कर भूतों की धुलाई में डिग्री हासिल की है। इसके बाद जो होता है वो है आत्माओं की जबरदस्त कुटाई। टर्बो ग्रैनी बार बार बैरियर से टकराती रही और हर बार आग में भस्म हो जाती। ओकरुन की जान लेने की उसकी धमकी भी सेको को हिला नहीं पाई। सेको ने उसे दूसरे बैरियर में फंसाया, उसे सील किया और पहले वाले को लात मारकर दूर फेंक दिया, जिससे टर्बो ग्रैनी जलकर राख हो गई। बाद में मोमो बिस्तर पर जागती है, ये सोचते हुए कि शायद उसने वो पूरा मनहूस किस्सा सपने में देखा था, जब तक कि वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरती और दादी को टीवी के सामने ऐसे चिल करते हुए देखती है जैसे उन्होंने अभी अभी किसी बुरी आत्मा को जलाकर कोयला न बना दिया हो। मोमो ओकरुन के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि हाँ, दादी ने टर्बो ग्रैनी को जलाकर राख कर दिया है। मोमो, जो अभी भी अपने सदमे के हैंगओवर से बाहर नहीं निकली है, तुरंत दादी सेको को घेर लेती है, मेरा श्रापित बेस्टी कहाँ है? लेकिन सीधे जवाब के बजाय दादी माँ एक क्लासिक गिल्ट ट्रिप देकर पलटवार करती हैं। मोमो को वो समय याद दिलाती हैं जब उसने उन्हें एक ढोंगी तांत्रिक कहा। शर्मिंदा और हताश होकर मोमो किसी चमत्कारी बाबा के आगे गिड़गिड़ाते पापी की तरह घुटनों पर बैठ जाती है, और तब जाकर उसे मुख्य मंदिर का रास्ता पता चलता है। वो भाग कर आती है, झटके से दरवाजे खोलती है, और वहाँ ओकरुन जिंदा मुस्कुराता हुआ और एक ऐसे बंदे की तरह दिख रहा है जो अभी अभी नींद से जागा हो और उसे पता ही नहीं कि उसकी खानदानी जायदाद अभी भी गायब है। मोमो हैरान, राहत में, और तुरंत उसके मुंह पर दरवाजे दे मारती है। क्लासिक टंडर वाला रिफ्लेक्स। ओकरुन बेचारा बस पल के झपका रहा है, मानो सोच रहा हो, इस बार मैंने क्या कर दिया? सांस भी गलत ले ली क्या? दादी माँ की एंट्री होती है एकदम केओस की रानी की तरह, और वो मान लेती है कि उसने मोमो को परेशान करने के लिए उसकी तो वॉट लग गई वाली पूरी कहानी बनाई थी। फिर वो मोमो को उकसाती है, पूछकर कि क्या उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा है। मोमो ऐसे मना करती है जैसे कोई खुद से ही जबरदस्त झूठ बोल रहा हो। जब वो अपनी दादी को अपनी नई साइकिक शक्तियों और श्राप वाले ड्रामे के बारे में बताती है, तो सेको एक तगड़ी कहानी सुनाती है। टर्बो ग्रैनी आध्यात्मिक स्टेरॉइड ले रही है
और सुरंग में एक और आत्मा के साथ मिल गई है, जिससे वो एक ऐसी पावर अप वाली फाइनल बॉस बन गई है जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, यहाँ तक कि खुद सेको भी नहीं। पर मोमो जोर देकर कहती है कि वो फिर भी ओकरुन की मदद करेगी। सेको एक केन ओकरुन की तुलना करके लगभग उसकी फिर से खिंचाई कर ही देती है। केन टाकाकुरा भी तो यही करते, लेकिन खुद को रोक लेती है और मान जाती है अगर उन्हें टर्बो ग्रानी को हराना है तो उन्हें ट्रेनिंग करनी होगी और उसे पकड़म पकड़ाई खेलकर शोनो सिटी से बाहर लालच देना होगा। टर्बो ग्रानी की आत्मा अपनी जगह से बंधी हुई है। अगर वे उसे उसके इलाके से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो वो कमजोर हो जाएगी और वे उसे हरा सकते हैं। हालांकि मोमो की दादी सेको ने अपने इलाके में देवताओं से शक्ति उधार ली है और वो शक्ति टर्बो ग्रानी के इलाके में किसी काम की नहीं है। बाद में उस रात ओकरुन उसके सामने एकदम इमोशनल और बेचारा बन जाता है और पूरे फ्लैटवुड्स कांड के बाद खुद को कमजोर और बेकार महसूस करता है। मोमो उसे इमोशनल शॉक देकर होश में लाती है, उसे बहादुर बुलाती है और यकीन दिलाती है कि जरूरत पड़ने पर वो उसे बचा लेगी। ये बहुत प्यारा और सच्चा पल होता है और फिर वो एक लाचार दादी माँ की तरह पानी मांगकर सब बर्बाद कर देता है, तो मोमो भी एक पैसिव अग्रेसिव नर्स की तरह उसे जौ की चाय पकड़ा देती है। इसी बीच लिविंग रूम में सेको देख रही है कि कैसे उसके पुराने भविष्यवक्ता क्लाइंट मशहूर शोमा की नेशनल टीवी पर धज्जियां उड़ रही हैं, ठीक वैसे ही जैसा उसने पहले टीवी पर उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। अब सीधा ट्रेनिंग पर चलते हैं और चीजें बड़ी तेजी से हाथ से निकल जाती हैं। ओकरुन को जोर से सुसु आई है, पर मोमो उसे बिना निगरानी के जाने नहीं दे रही, क्योंकि श्राप को दबाए रखने के लिए उसे एक कंफ्यूज्ड पैरल ऑफिसर की तरह ओकरुन से चिपके रहना पड़ता है। वो समझाती है कि उसका साइकिक जलवा दिखने वाली आभा मंडल से चिपक कर काम करता है, पर जब से ये सब शुरू हुआ है उसकी शक्तियाँ कुछ ढीली पड़ रही हैं। नानी उसे आंखों को गोली मारकर छूकर महसूस करने की सलाह देती है, जिससे ये सब एक अजीब भूत संचालित ट्रस्ट फॉल एक्सरसाइज में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही मोमो उस अदृश्य को टटोलने की कोशिश करती है, टर्बो ग्रानी का अभिशाप एक बिन बुलाए कोऑप प्लेयर की तरह शुरू हो जाता है। ओकरुन का सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है और वो बाथरूम की तरफ ऐसे सरपट भागता है मानो कोई शैतान उसके मूत्राशय का पीछा कर रहा हो, और मोमो और सेको रूहानी पॉटी पुलिस की तरह उसका पीछा करती है। दरवाजा पूरा खुला हुआ है और मोमो सचमुच श्राप को रोक रही है, जबकि ओकरुन पूरी शर्मिंदगी में पेशाब कर रहा है। तो मोमो की अवेकनिंग हो तो गई है, पर पता चला कि वो अभी अपनी असली पावर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही यूज कर सकती है, और दादी के मुताबिक बाकी सब पावर किसी वजह से सील्ड है और उसे अनलॉक करने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वक्त को रोककर टर्बो ग्रानी ओकरुन पर कब्जा कर लेती है और उसे इस्तेमाल करके मोमो को एक भयानक अल्टीमेटम देती है, आज रात सुरंग में उससे लड़ो, वरना ओकरुन जिस किसी को भी देखेगा वो उसके श्राप से मारा जाएगा। जीतने के लिए बेताब टर्बो ग्रानी एक तरफा लड़ाई चाहती है ताकि मोमो को तैयारी का कोई मौका ही ना मिले। आत्मा के गुस्से में बाथरूम छोड़ते ही श्राप हट जाता है और मोमो को आखिरकार एक जिंदा इंसान से बात करने को मिलता है। सेको के चेहरे से अभी भी टपक रहा है, तावीज का तो बैंड बच चुका है और वो बस ऐसी है। तो अभी क्या हुआ जब मेरे सर के हर छेद से खून बह रहा था। मोमो और ओकरुन अपने भूत पकड़ने वाले मिशन पर निकले। उससे पहले सेको उन्हें ऐसे आत्मारोधी फैशन से लैस करती है जिसमें एक हिस्सा ट्रेडिशनल स्टाइल का है और एक हिस्सा बैटल कॉस्प्ले का। वो मोमो को ऐसे गले लगाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को किसी महायुद्ध पर भेज रही हो और भगवान से झटपट एक प्रार्थना करती है। उनसे कहती है कि प्लीज मेरी पोती को स्कूबी डू मीट्स द एक्सोर्सिस्ट वाले एपिसोड से जिंदा बचा लेना। सुरंग की ओर जाती ट्रेन में मोमो गुस्से से भड़की हुई है। टर्बो ग्रैनी ने दादी माँ से पंगा लिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर ओकरुन अपना मुंह छिपा रहा है क्योंकि वे लोग आध्यात्मिक पावर रेंजर्स जैसे लग रहे हैं और वो भी पब्लिक में। उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रखी हैं और वो बदले के मूड में है। क्या बैलेंस है। वो ट्रेन के अंदर ही अपने कपड़े बदल लेती है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं थे, अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद। मोमो और ओकरुन अंधेरे में ऐसे घुसते हैं मानो किसी भूतहा गोदाम में जा रहे हों। मोमो हमेशा की तरह पॉजिटिव सोचती है कि ये फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर से तो आसान ही होगा, जब तक कि उन्हें सुरंग को रोके हुए टर्बो ग्रैनी का विशाल तैरता हुआ सिर नहीं दिख जाता, जो दांतों वाले किसी सन की ईस्टर आइलैंड के स्टैचू जैसा लग रहा था। मोमो अपने साइकिक बैट्स निकालती है और पूरी तरह से होम रन क्वीन बन जाती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी के आंख वाले मुंह, हाँ अब ये भी एक चीज है, उन्हें ऐसे चबा जाते हैं जैसे वो कोई भूतिया पॉपकॉर्न हो। हताश होकर मोमो ओकरुन से फिर से टर्बो ग्रैनी की शक्ति को चैनल करने के लिए कहती है, पर ट्विस्ट ये है, टर्बो ग्रैनी उसे वो चीज लौटा देती है जो उसने खो दी थी और ऐसा करके उसकी सारी पावर खत्म कर देती है। उसकी शक्ति श्राप से मिली थी और अब जब श्राप की वजह ही खत्म हो गई तो उसकी शक्ति का स्रोत भी खत्म हो गया। सुरंग के दोनों सिरे बंद होने और टर्बो ग्रैनी के उनकी आत्माओं को निगलने के लिए तैयार होने पर मोमो को अपनी दादी की सलाह याद आती है।
भूत को पकड़म पकड़ाई के खेल का लालच दो। मोमो चैलेंज फेंक देती है और टर्बो ग्रैनी, जिसे कम समझे जाने पर साफ साफ गुस्सा आ गया था, किसी जुनूनी शैतान की तरह चैलेंज स्वीकार कर लेती है जिसे खुद को साबित करना हो। लेकिन जाहिर है टर्बो ग्रैनी कमाल की सफाई से धोखा देती है। वो मोमो के कहे अनुसार 10 मिनट के लिए गिनती शुरू करती है, लेकिन उसके 10 मिनट एक अजीब भूतिया लॉजिक पर चलते हैं। मोमो और ओक्रुन के हिलने से पहले ही वो एक सुपर फास्ट घात लगाकर मोमो को झपट लेती है। ग्रैनी उसे बताती है कि उसके 10 मिनट खत्म हो गए हैं और अब वो उसके लिए गिनेगी। ओक्रुन का पारा चढ़ जाता है और वो चिल्लाता है कि उसने धोखा दिया है। ग्रैनी बड़े स्मग अंदाज में ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि तुमने ये थोड़ी बताया था कि मुझे गिनना कैसे है। ये भूत बड़े शातिर तरीके से नियमों का फायदा उठा रहा है। अपने पारिवारिक हीरे वापस मिलने से उसकी साइकिक शक्तियां अब डीएक्टिवेट हो गई हैं और ओकारुन अब पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति पर काम करता है। मुश्किल समय, मुश्किल उपाय। ये बंदा सचमुच टर्बो ग्रैनी के भूतिया सीने पर काट लेता है। पता चलता है कि उसके भूतिया शरीर का वो हिस्सा एक कमजोर जगह थी। ग्रैनी तो कहती है, ठीक है, मैं फिर से इस इंसानी शरीर पर कब्जा कर लूंगी, लेकिन मोमो उसकी ऑरा पकड़कर उसे चॉकहोल्ड में डाल देती है, जिससे ग्रैनी अंदर ही फंस जाती है। ग्रैनी अपनी ही रूहानी जेल में धमाका कर देती है और मोमो को आजाद कर देती है। तो एक रूहानी बाइट और एक ऑरा चॉकहोल्ड ने दिन बचा लिया। क्लासिक। जैसे ही मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी को घुटने टेकने पर मजबूर करके सांस ले ही रहे थे, कहानी में ट्विस्ट अर्थबाउंड स्पिरिट टपक पड़ता है। जश्न मनाने का टाइम ही नहीं मिलता, उनका विक्ट्री डांस सीधे जान बचाकर भागने वाले हॉरर स्प्रिंट में बदल जाता है। अब एक विशालकाय भूआत्मा केकड़े द्वारा पीछा किए जाने पर, क्योंकि जाहिर है और क्या ही होता, ओक्रुन अपनी श्राप शक्ति को उसकी अधिकतम सीमा तक धकेलता है और मोमो को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। शोनो सिटी का लेटेस्ट फैशन ट्रेंड, 2 जोकर जो एक अदृश्य काइजू केकड़े के लिए चारे का कॉस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आम लोग ना तो केकड़े को देख सकते हैं और ना ही उनकी शक्तियों को। ओकारुन, जिसकी आध्यात्मिक बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है, मोमो के मास्टर प्लान में फंस जाता है, सीफूड थेरेपी, क्योंकि शिक्षा के लिए किसी शेलफिश के हाथों दुखद अंत से बेहतर और क्या हो सकता है। फिर मोमो ने क्रैबजिला को एक स्पा दे दिया, साइकिक पावर वॉशिंग स्टाइल में। बूम, खाना तैयार है। ओए विशाल केकड़े बेवकूफ। ये काम करता है कुछ देर के लिए। इससे पहले कि वे शहर से भाग पाते, काबू में किए गए नागरिक एक ज़ॉम्बी मूवी के एक्टर्स की तरह उठ खड़े होते हैं। टर्बो ग्रैनी और जमीन से जुड़े केकड़ा भूत ने मदद के लिए अपने भूत दोस्तों को बुला लिया है और अब वे कब्रिस्तान की आत्माओं को बुलाकर हर निकास को भुतहा सिक्योरिटी गार्ड की तरह ब्लॉक कर रहे हैं। ओक्रुन अपनी पूरी ताकत लगाकर बस एक बार और लड़ सकता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से थक जाएगा और वो अब भी शहर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मोमो से आगे बढ़ने को कहती है। ओकारुन फिर से मोमो को अपनी पीठ पर फेंकता है और दुश्मनों की भीड़ के बीच से तेजी से निकल जाता है। मोमो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह, लेकिन वो स्पीड जो श्राप से मिली थी और लगातार बढ़ रही थी, उन दोनों की धज्जियां उड़ा रही थी। भागने के बीच में मोमो गलती से ओकारुन के अंदर की टर्बो ग्रैनी को बाहर निकाल देती है और बस फिर क्या था, वो भयानक सपना वापस आ गया। सीने पर एक शापित बूट की लात पड़ते ही ओकारुन ढेर हो गया और टर्बो ग्रैनी अपने नए केकड़े वाले जिगरी दोस्त के साथ फ्यूज हो जाती है। अब मोमो बनाम टर्बो ग्रैनी क्रैब फ्यूजन के बीच शुरू होता है भूतों वाली पकड़म पकड़ाई का एक खतरनाक खेल। टर्बो ग्रैनी इतराने की कोशिश करती है और मोमो को थोड़ी बढ़त देती है, पर मोमो ये कहकर उसकी हवा निकाल देती है, मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। फिर वो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके फुर से खुद को एक चलती ट्रेन पर खींच लेती है। बस रानियों वाले जलवे। टर्बो ग्रैनी पीछा करती है, एक चलती फिरती शैतानी सीफूड की थाली की तरह ट्रेन के पीछे सरपट भागती हुई। वो लगभग पकड़ ही लेती है, जब तक मोमो ये नहीं बता देती कि ये सब एक जाल था। दादी सेको ने कामेकोशी सिटी जाने वाली पटरियों पर एक रूहानी लैंडमाइन बिछा दी थी और मोमो ने उस भूत केकड़े के फ्यूजन को सीधे उसी में फंसा दिया। मोमो के उसे अपनी दिमागी ताकत से जकड़ते ही झाड़ फूंक एक एस्ट्रल न्यूक की तरह फट पड़ता है। आत्माओं की इस सफाई के दौरान अर्थबाउंड क्रैब में से स्कूली लड़कियों की आत्माओं की भीड़ ऐसे बाहर उबल पड़ती है जैसे थेरेपी सेशन में किसी ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी हो। वो लोग फिर से उस सुरंग में जाते हैं। ये एक भयानक अतीत की जगह थी। यहाँ कुछ नौजवानों के साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और फिर उनकी जिंदगियां वक्त से पहले ही खत्म कर दी गईं। बाद में पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी जितनी भी सन की वो थी, उन भटकती आत्माओं को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। घर वापस आकर पूरी टोली डिनर में विडंबना तो देखिए केकड़ा खाती है, जो उनके बीते हफ्ते को देखते हुए बड़ा बेरहम सा लग रहा था। मोमो और उसकी दादी तुरंत ऐसे नोक झोंक करने लगती हैं जैसे ये कोई साइकिक सिटकॉम हो,
जबकि आध्यात्मिक युद्ध और भावनात्मक झटकों से घायल ओकरुन बस शांति चाहता है। ये तब तक चलता है जब तक कि ग्रानी ये चेक करने की मांग नहीं करती कि उसकी प्रेशियस थिंग्स सच में वापस आई हैं या नहीं। बस उसकी तो लग गई, भूत प्रेत तो एक बात थी, पर ये औरत खौफनाक। मोमो और ओकरुन केकड़े वाले कांड के बाद अपना सुकून वाला पल बिताते हैं और ये सब कुछ बहुत खट्टा मीठा सा है। ओकरुन प्यार में डूबे पिल्ले की तरह बाइक चलाकर घर जा रहा है, जबकि मोमो एक अलविदा को लेकर पूरी दिमागी उठापटक से गुजर रही है। पता चलता है कि ओकरुन भी उतना ही ड्रामेबाज है, लेकिन मोमो चिल्लाती है कल मिलते हैं, और इस बेचारे की तो जैसे जान में जान आ जाती है। लड़का ऐसे मुस्कुरा रहा है मानो इमोशनल लॉटरी जीत ली हो। अगली सुबह ओकरुन मन ही मन में अपना ग्रीटिंग ऐसे रिहर्स कर रहा है जैसे कोई लड़का अपनी पहली डेट की तैयारी कर रहा हो। पर ट्विस्ट ये था कि मोमो तो पहले से ही स्कूल के गेट पर खड़ी थी। उसे लगता है कि वो किसी ज्यादा कूल, लंबे या ऐसे किसी का इंतजार कर रही है जिस पर भूत प्रेत का साया न हो। वो टहलते हुए आती है और पूछती है कि उसे देर क्यों हुई, और उसके मन की बातें उसकी इज्जत से भी जोर से धड़ाम हो जाती हैं। वो अपने दिन की शुरुआत एलियंस के बारे में एक दिल छू लेने वाली बातचीत से करते हैं, क्योंकि यही तो उनकी लव लैंग्वेज है। वे क्लास के लिए अलग होते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ओकरुन को लोग परेशान करते हैं, पर वो ऐसे झाड़ देता है मानो कह रहा हो, कोई बात नहीं, अब मेरी एक भूत पेस्टी है। उधर मोमो अपने ही ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसने अपनी ही गैंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों भूतों और एलियंस के बारे में एक दूसरे से बात करने के लिए बेचैन थे। लंच टाइम होते ही दोनों एक दूसरे को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ते हैं, पर हर बार चूक जाते हैं। आखिरकार वे एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं, वो भी सीधा मुंह के बल, और दांत ऐसे बचते हैं जैसे कोई किस करने की कोशिश सीधे डेंटिस्ट की कुर्सी पर जाकर खत्म हुई हो। लेकिन इससे बात साफ हो जाती है, दोनों एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। मगर उसकी सहेलियों ने सब कुछ देख लिया और अब एक जोरदार बहस छिड़ जाती है। वो उन्हें घेर कर सवाल करना शुरू कर देती है कि उनके बीच कोई चक्कर चल रहा है या नहीं। जब दोनों ही इनकार कर देते हैं तो सारा टेंशन बढ़ जाता है और वो प्यारा सा मोमेंट खुद ही तबाह हो जाता है। ओकरुन बेचारा इमोशनली टूट जाता है और खुद को संभालने के लिए बाथरूम की तरफ भागता है, और तभी उसका ध्यान एक बहुत जरूरी चीज पर जाता है। वो भागकर क्लास में जाता है और देखता है कि मोमो गुस्से में है। सब लोग उसके बॉयफ्रेंड वाले कांड को लेकर बातें बना रहे हैं। ओकरुन क्लास में आता है और उससे अकेले में बात करना चाहता है। मोमो उसे दफा होने को कहती है, क्योंकि उन दोनों की अभी अभी लड़ाई हुई थी और वो बेचारा भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच ओकरुन एक नई लड़की एरा से टकराता है जो उससे दोस्ती गांठने लगती है, लेकिन दूर से देख रही मोमो एरा को अपनी सहेलियों से ये कहते हुए सुन लेती है कि वो तो बस टाइम पास के लिए उसके साथ लगी हुई है। बस तभी उसके अंदर का जानवर जाग उठता है। मोमो अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना गुस्सा दिखाती है और आसमान से सीधा एरा की खोपड़ी पर एक पतीला गिरा देती है, एकदम सटीक आध्यात्मिक अपरकट। हाँ, धोखेबाज होने की वजह से छत ने खुद ही वो उस पर फेंका है। मोमो ओकरुन से फिर मिलती है और उसे घर तक साथ चलने का सुझाव देती है। साथ ही साथ आयरा पर एक जबरदस्त ताना भी कसती है। जैसे ही वे टहलते हुए जाते हैं, मोमो माफी मांगती है और ओकरुन मान जाता है। फिर वो मोमो से कहता है, हाँ, वो शुरुआती समस्या से तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी प्रेशियस थिंग्स वो अभी भी गायब हैं। सही में उसके पास कंसोल तो हो सकता है, पर कंट्रोलर अभी भी डिस्कनेक्टेड है। मोमो अपनी हंसी रोक नहीं पा रही है। घर पर सेको एक साइकिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंट की तरह कूद पड़ती है और ओकरुन पर चिल्लाती है कि उसने पहले उसकी जान से बचने की कोशिश क्यों की। वो उसकी आत्मा का स्कैन करती है और कहती है, हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ छिपा है। वो मोमो को एक वॉश बोल और एक लकी कैट डॉल लाने भेजती है। पूरी तैयारी के साथ वो ओकरुन के सिर पर एक कागज के पंखे से ऐसे मारती है जैसे कि ये कोई एनिमे का झाड़ फूंक वाला शो हो, और तो और एक क्लासिक टीवी ड्रामा के किसी फेमस टीचर का रेफरेंस भी देती है। मोमो देखती है कि उसकी ऑरा का रंग बदल रहा है। सेको उसे कहती है कि जैसे ही रंग फिर बदले उसे खींच ले। मोमो वही करती है और बूम, वो लकी कैट डॉल एक शार्पेट हैप्पी मील खिलौने की तरह जिंदा होकर भाग जाती है। थोड़ी साइकिक दांव पेंच लगाकर मोमो उस गुस्सेल खिलौने को पकड़ लेती है। फिर सच सामने आता है, वो गुड़िया सिर्फ शापित नहीं है, वो टर्बो ग्रैनी है। वो बताती है कि उसने ओकरुन के शरीर में छलांग मारकर एक इमरजेंसी घोस्ट एस्केप किया था। वो बदला लेने की धमकी देती है, पर ओकरुन अपनी छीनी हुई चीजें ऐसे वापस मांगता है जैसे वो उसका रूहानी गुजारा भत्ता हो। ग्रानी भी पलटकर धमकी देती है, अगर उसने उसे इसेकाई किया तो वो उन्हें हमेशा के लिए खो देगा। फिर वो असली विलन वाली चाल चलती है। वो ओकरुन से कहती है कि वो मोमो और सेको को इसेकाई कर दे, बदले में उसे उसकी अनमोल संपत्ति वापस मिल जाएगी। पर कहानी में ट्विस्ट, ओकरुन स्ट्रेस की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
सेको समझाती है कि भले ही ग्रानी का दिमाग तो निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी शक्ति ओकरुन में ही अटक गई है, क्योंकि झाड़ फूक के दौरान ग्रानी जाने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये सच जानकर टर्बो ग्रानी के तो होश ही उड़ जाते हैं। और फिर आता है इमोशनल यू टर्न। मोमो मान लेती है कि वो ग्रानी से नफरत नहीं कर सकती, जब उसे पता चलता है कि वो सुरंग में मारी गई लड़कियों की आत्माओं की मदद करने की कोशिश कर रही थी। वो एक डील रखती है, अगर वो ओकारुन की खोई हुई चीज को ढूंढने में उनकी मदद करे तो वे उसकी शक्तियां लौटा देंगे। टर्बो ग्रानी मान जाती है और फौरन ही मान लेती है कि उन्हें उसी ने खोया है। मोमो और ओकारुन उसकी सुनहरी दिव्य मणियां खोज रही हैं, जो टर्बो ग्रानी के हिसाब से किसी पवित्र लूट की तरह उसकी ऊर्जा में लिपटी हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात, उनका कोई अता पता नहीं। टर्बो ग्रानी बस वहां ऐसे तैर रही है जैसे कह रही हो, अरे छोड़ो, शायद किसी और भूत ने उड़ा लिए होंगे। उसकी बेफिक्री देखकर वो दोनों टैग टीम में भड़क जाते हैं। वो गुस्से में उसे रौंदकर पापड़ बना देते हैं, जिससे पूरे सीन को एक मनहूस और कार्टूनी वाइब मिलती है। घर वापस आकर वे दादी सेको को अपनी नाकामी के बारे में बताते हैं। वो खुद आत्माओं की दुनिया से जानकारी खोद निकालने का काम लेती हैं और ओकरुन को चेतावनी देती हैं कि स्कूल के दौरान वो टर्बो ग्रैनी की शक्ति को लॉक करके रखे। स्कूल में ओकरुन किसी की नजर में आए बिना घूम रहा था, तभी एक क्लासमेट ने उसे मोमो से सेटिंग करवाने के लिए कहा और बोला कि वो बहुत क्यूट है। और बस ओकरुन का दिमाग इसी ख्याल से हैंग हो गया, 1 मिनट मोमो क्यूट है। अंदर से घबराते हुए वो खुद को ये सिर्फ एक दोस्त है वाले जोन में धकेल देता है। लेकिन मामला तब और बिगड़ जाता है जब उसका क्लासमेट उसे बताता है कि कोई मोमो के बारे में गंदी अफवाहें फैला रहा है कि वो काफी आगे निकल गई है। ओकरुन का गुस्सा 0 से 100 पर पहुंच जाता है। वो उस लड़के का कॉलर पकड़ता है और गलती से अपनी टर्बो ग्रानी पावर्स चालू कर देता है। डर के मारे उस क्लासमेट की तो पैंट गीली हो जाती है जब ओकरुन एक भुतहा सुपरनोवा की तरह चमकने लगता है। और अंदाजा लगाओ कौन उसके स्कूल बैग में एक शापित इलेक्ट्रॉनिक खिलौने की तरह छिपी हुई थी? टर्बो ग्रैनी। वो एक जोरदार कहकहे के साथ बाहर निकलती है, इस बात से बेहद खुश कि वो आखिरकार सबके सामने थोड़ा सनकी हो ही गया। ओकरुन उसे डांटने के लिए दौड़कर हॉलवे में जाता है, पर वो तो फुल मैनिपुलेटर मोड में है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मोमो आ जाती है तो वो टर्बो ग्रैनी को वापस बैग में ठूंस देता है। ओकरुन मोमो से बात करना चाहता है, लेकिन अब उसे सिर्फ क्यूट मोमो दिख रही है और उसके हार्मोन्स ने उसके दिमाग का सर्वर ही डाउन कर दिया है। वो मौके से भाग निकलता है, जिससे मोमो कंफ्यूज, चिढ़ी हुई और उससे लड़ने को तैयार रह जाती है। उधर ग्रैनी कैंपस घूमने का फैसला करती है। क्लास में वापस मोमो ओकरुन के उसे नजरअंदाज करने से परेशान थी। उसे पता चला था कि ओकरुन ने अफवाहों के खिलाफ उसका बचाव किया था, जिससे उसका बर्ताव और भी अजीब लग रहा था। इस बीच अफवाहें फैलाने वाली एरा हॉल में ऐसे टहल रही थी और अब भी यही मानती थी कि मोमो एक शैतान है, क्योंकि टब वाली घटना ने एरा के सामने उसकी शक्तियों का खुलासा कर दिया था। कहानी में ट्विस्ट, एरा के पास ओकरुन का एक गुमशुदा खजाना था। एक चमकता हुआ योकाई की शक्तियों वाला गोला उसके सिर पर आ लगा। अब इसे एक इशारा मानकर उसे पूरा यकीन हो गया है कि वो इसकी शक्ति से दुनिया बचाने के लिए ही पैदा हुई है। एक फ्लैशबैक में एरा आसमान में एक चमकती हुई रोशनी देखती है। वो उसके सर से टकराती है और वो ओकरुन का पवित्र गोला उठा लेती है। अब उसके पास उसकी बाइबल, क्रॉस और उसके वहम फुली लोडेड हैं। एरा इस बात से पूरी तरह आश्वस्त कि स्कूल के बाहर लाल कपड़ों वाली महिला मोमो की जासूस है, अपने दोस्तों को सचेत कर देती है। उन्हें कुछ नहीं दिखता और वे उसके डर को खारिज कर देते हैं, लेकिन एरा का वहम और गहरा हो जाता है, जिसके कारण वो एक गुप्त मीटिंग की व्यवस्था करती है। इसी बीच स्कूल की छत पर मोमो आखिरकार ओकरुन को कोने में घेर लेती है। वो बड़ी अजीब तरह से दावा करता है कि वो तो बस टर्बो ग्रैनी को उसके भूतिया हेलो किटी वाले रूप में देख रहा है। ग्रैनी लंच बॉक्स के अंदर से बड़े अकड़ू अंदाज में उसे चिढ़ाती है। मोमो लंच बॉक्स वाले भूत को इधर उधर भटकने के लिए डांटती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो गायब हुए ओकरुन के सुनहरे गोलों को सूंघती फिर रही है। उसे शक है कि किसी इंसान ने उन्हें उठा लिया है, जिससे वो भूतों का एक बीकन बन जाएगा। वो भूतों को देख पाएगा और भूत भी उसे देख पाएंगे और उस पर हमला हो सकता है। सीन कट होकर एरा पर आता है, जो अभी भी अपनी ही धुन में है और उसे लाल कपड़ों वाली औरत अपनी ओर आती दिखती है। घबराकर वो एक बनावटी मुस्कान के साथ मोमो के पास जाती है और उससे अकेले में बात करने के लिए कहती है। मोमो कोई बखेड़ा नहीं चाहती, इसलिए मान जाती है। टर्बो ग्रैनी ओकरुन को बताती है कि वो वही है। मोमो एक सुनसान स्कूल की इमारत में एरा का पीछा करती है, पर ये एक जाल था। एरा के दोस्त उस पर घात लगाकर हमला करते हैं, उसे हथकड़ी पहनाते हैं और एरा अपना एक्सॉर्सिस्ट स्टार्टर पैक निकालती है। एक क्रॉस, एक बाइबल और बुरी नीयत। इस कॉस्प्ले से तंग आकर मोमो पूरी साइकिक क्वीन बन जाती है और कल्टिस्ट बनने का नाटक करने वालों को खुद से दूर उड़ा देती है।
एरा मोमो की साइकिक आभा को राक्षसी पंखों के रूप में देखती है और ओकरुन के अनमोल रत्नों को एक पवित्र कलाकृति की तरह बाहर निकालती है। मोमो तुरंत ओकरुन का खोया हुआ गोला पहचान लेती है। वो समझाने की कोशिश करती है, पर एरा तो अपने आप को धर्म योद्धा समझने के नशे में चूर है। ओकरुन धमाकेदार एंट्री लेता है और मोमो ठीक उसी वक्त चिल्लाकर उसे अपडेट देती है, लेकिन एक और बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है। एरा खतरा नहीं है, वो तो निशाना है। असली विलन वो लाल कपड़ों वाली औरत छपट्टा मारकर एरा को उठा ले जाती है और खुद को उसकी माँ बताती है, जो अपने आप में ही काफी अजीब है। ओकरुन टर्बो ग्रैनी की पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर ये भूतिया माँ ऐसे बच निकलती है जैसे वो किसी श्रापित निंजा वॉरियर कोर्स पर हो। फिर वो अपना मुंह खोलती है और ओकरुन को सीधे सीधे निगल जाती है। दहशत में मोमो उसे निगलने के बीच में ही अपनी साइकिक पावर से खींचने की कोशिश करती है, पर एक जोरदार स्पिरिचुअल किक खाकर पीछे फिंका जाती है। हाँ भाई, ओकरुन को उस मॉन्स्टर माँ ने निगल लिया है और अब मोमो को एक नए बॉस फाइट का सामना करना है। जैसे ही ओकरुन को निगला जाता है, भूतनी माँ एक्रोबैटिक सिल्की एरा को बताती है कि वो इस पुनर्मिलन के लिए 10 साल से इंतजार कर रही थी। एरा को समझ आता है कि वो मोमो के साथ नहीं है। अपनी मोमो फिर से उठ खड़ी होती है और योकाई इंसान इंटरेक्शन हैंडबुक का हवाला देते हुए ओकरुन को छोड़ने की मांग करती है। फिर एरा भड़क जाती है और चिल्लाती है कि उन्हें उस राक्षस का खात्मा करने के लिए हाथ मिलाना होगा। मोमो को टर्बो ग्रैनी से पता चलता है कि ये सन की एक महान योकाई है, जो अपने पार्कूर और छोटी छोटी बातों पर लड़ने की आदत के लिए जाना जाता है। जब एरा उसे मॉन्स्टर बुलाती है तो सिल्की का दिमाग सटक जाता है। वो एरा को वहीं का वहीं खा जाती है, फिर इस बेइज्जती का ठीकरा मोमो पर फोड़ देती है। वो अपने बालों से मोमो को इधर उधर पटकती है और फिर उसे भी निगल जाती है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी उन्हें वापस करने की चेतावनी देती है। सिल्की हिकारत से हंसती है, जब तक कि उसका पेट अंदर से जलना शुरू नहीं हो जाता। पता चलता है कि मोमो ने एरा का क्रॉस इस्तेमाल किया, जो असल में एक लाइटर था, और उसी से सिल्की के बालों में अंदर से आग लगा दी। और बड़ा बूम, सब लोग शापित बालों के गुच्छों की तरह उल्टी होकर बाहर निकल आते हैं। मोमो और ओकरुन बेहोश एरा को उठाकर एक तरह का पैरानॉर्मल पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू कर देते हैं। एक्रोबैटिक सिल्की एक शैतानी कलाबाज की तरह उनके ठीक पीछे पड़ी है, लेकिन मोमो के पास एक प्लान है, उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना और एक बार फिर उसके घमंड का फायदा उठाना। भीड़ से भरी बिल्डिंग में ये भाग दौड़ चलती रहती है और आखिरकार सिल्की ओकरुन पर भारी पड़ जाती है और एरा को पकड़ने ही वाली होती है। पर फिर कर्म का थप्पड़ पड़ता है, सच में, लिटरली। उसके जले हुए उलझे बाल सीलिंग के बीम्स में अटक जाते हैं और वो वहीं फंसकर रह जाती है। मोमो मानसिक रूप से सिल्की के पैरों से चिपक जाती है और ओकारुन पर चिल्लाती है कि उसे खत्म कर दे। वो घबरा जाता है, लेकिन ये महसूस होने पर कि वो उस पर विश्वास करती है, वो टर्बो ग्रैनी के स्पीड हैक्स चालू कर देता है और सिल्की पर बिजली की तरह टूट पड़ता है और उसे नॉकआउट कर देता है। स्क्वाड ओकरुन की प्रेशियस थिंग्स वापस हासिल कर लेता है, पर उनकी ये जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। टर्बो ग्रैनी बुरी खबर सुनाती है कि एरा का काम तमाम हो गया है। उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा देर तक कुतरा गया था, कोई नब्ज नहीं चल रही और उसे ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया है। वे दोनों उस एक्रोबैटिक सिल्की द्वारा निगले जाने के बावजूद जिंदा हैं, क्योंकि उन दोनों के पास सुपरनैचुरल शक्तियां हैं। लेकिन मोमो और ओकरुन हार नहीं मान रहे हैं। वो एक डेस्परेट CPR मुहिम छेड़ देते हैं, हार्ट मसाज, मुंह से मुंह सांस देना, एकदम फुल एनिमे इमरजेंसी ड्रामा मोड में। टर्बो ग्रैनी, जो अब एक अनऑफिशियल EMS भूतिया बिल्ली बन चुकी है, मोमो के कहने पर एम्बुलेंस बुलाती है। ठीक जब दहशत अपने चरम पर पहुंचती है, एक्रोबैटिक सिल्की फिर से सामने आती है और इस बार बदला लेने के लिए नहीं। उसका ड्रामेटिक विलन आर्क तो हो चुका और अब वो पूरा पासा ही पलट देती है। एरा को बचाने के लिए उसे अपनी ऑरा ट्रांसफर करने की पेशकश करती है। मोमो एक्रोबैटिक सिल्की को बुरी तरह शक भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि ऐसे योकाई पर कौन भरोसा करेगा जिसने अभी अभी लालच में आकर इंसानों को निगलने की कोशिश की हो। लेकिन सिल्की अपना ही मुंह फाड़ लेती है, मानो एरा को फिर कभी नुकसान न पहुंचाने की कोई श्रापित कसम खाई हो। मोमो, जो अभी भी इस पर यकीन नहीं कर रही, ओकरुन से कहती है कि वो अपने टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ही रहे, बस अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो। इसके बाद वो बड़ी सावधानी से ऑरा ट्रांसफर में मदद करने के लिए मान जाती है। मोमो अपनी साइकिक शक्ति का इस्तेमाल करके प्रक्रिया को गाइड करती है और उसे सिल्की के अतीत की एक VIP झलक मिलती है। एक्रोबैटिक सिल्की कभी एक मजबूर माँ थी, जिसे गरीबी ने शहर की अंधेरी गलियों में काम करने पर मजबूर कर दिया था। जब कर्ज वसूलने वाले उसकी बेटी को ले गए तो वो अपराध बोध में डूबकर पूरी तरह से निराश हो गई। उसकी यही पीड़ा उसे एक योकाई में बदल देती है। कई साल बाद शोक में डूबी छोटी एरा ने, जिसकी माँ का अभी अभी देहांत हुआ था, सिल्की की आत्मा को देखा। कमजोर और सांत्वना के लिए तरस रही एरा ने उसे गलती से अपनी माँ समझ लिया।
सिल्की उस पल से चिपक गई और इस पर यकीन करने लगी। आयरा ने उसे सिर्फ तभी देखा, अपनी माँ को खोने के ठीक बाद, जब गहरे दुख ने कुछ पल के लिए उसकी रूहानी ताकतें जगा दी थीं। सिल्की मानती थी कि एरा उसकी बेटी है और उसकी देखभाल करती रही जब तक कि प्यार ने उसे मुक्ति नहीं दे दी। ये सब देखकर मोमो रो पड़ती है। ओकरून को लगता है कि उसे बहकाया जा रहा है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मोमो उसे रोक लेती है क्योंकि एरा अभी अभी सांस लेकर जिंदा हो गई है। मिशन घोस्ट मॉम CPR कामयाब। एक्रोबैटिक सिल्की कमजोर और अब अपनी ऑरा से आजाद गायब होने लगती है। टर्बो ग्रैनी कहानी में एक दुखद और आखिरी मोड़ लाती है। अपनी ऑरा के बिना सिल्की पूरी तरह से गुमनामी में खो रही है। उसे मरने के बाद की जिंदगी भी नसीब नहीं होगी। बिखरते हुए सिल्की को अपनी असली बेटी याद आती है और वो एक माँ के तौर पर अपनी नाकामियों पर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन उसके गायब होने से ठीक पहले एरा, जो अब पूरी तरह होश में है, उसके पास आती है, उसे गले लगाती है और उसे माँ कहकर पुकारती है। वो उसे धन्यवाद देती है, उसे माफ कर देती है और दया के उस आखिरी काम के साथ सिल्की को शांति मिलती है और वो ऊपर चली जाती है। आखिरकार उसे निर्वाणा पाने का अपना वो मौका मिल ही गया जिसका उसे कब से हक था। एरा उम्मीद करती है कि किसी दूसरी दुनिया में उन्हें कुछ बेहतर मिलेगा। पोजेशन वाले ड्रामे के बाद सब अयासे के घर पर खाना खाते हुए चिल कर रहे हैं। मोमो, ओकरून, टर्बो ग्रैनी अपने प्लशी मोड में, ग्रैंडमा सेको और अब एरा, हमारी एक्सॉर्सिज्म कॉस्प्ले क्वीन खुद। मोमो ने बेसिन वाले इंसिडेंट के लिए माफी तो मांगी, लेकिन फिर एरा से ओकरून से माफी मांगने की डिमांड की। एरा ने साफ इनकार कर दिया, मोमो को अपनी दुश्मन घोषित कर दिया और अब भी उसे एक शैतान ही मान रही थी। इससे एक जुबानी तू मैं शुरू हो जाती है। मोमो जोर देकर कहती है कि वो कोई दानव नहीं है और एरा पलटकर जवाब देती है, तो फिर समझाओ कि ओकरून एक भूतिया नानी में क्यों बदल जाता है और सेको को देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे वो जवानी के झरने से पानी पीती है। कहा सुनी इतनी बढ़ जाती है कि एरा ऐलान कर देती है कि वो एक दिन फिर मोमो से लड़ेगी और मोमो भी कहती है, आ जाना धार्मिक रैकून कहीं की। जाने से पहले एरा गुस्से में ओकरून से असली सवाल पूछती है, मुझे बचाया क्यों? ओकरून अपनी हमेशा की भोली भाली घबराहट में ये लाइन बोलता है, क्योंकि लोगों की मदद करना नॉर्मल है। एरा पूरी तरह से चौंक जाती है और उसे एहसास होता है कि शायद उसके इस तथाकथित शैतानी क्रश में अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है। रुको जरा, क्या एरा ने अभी अभी ओकरून का दिल जीतने के लिए मोमो को चैलेंज किया? ओकरून एक ऐसे लव ट्रायंगल में फंस गया है जो ज्योमेट्री के टेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। मोमो का चेहरा बस देखने लायक था, एरा का एग्जिट प्योर कैओटिक एनर्जी। ये कोई रोम कॉम नहीं है, ये एक रोम कॉम अपोकलिप्स है। इस बीच एक अजीबोगरीब आध्यात्मिक बेसबॉल मैच में टर्बो ग्रैनी और सेको ओकरून के दो अनमोल रत्नों को इधर उधर फेंक रही हैं। आखिरकार बड़ी अजीबोगरीब मशक्कत के बाद ओकरून को अपना पहला रत्न वापस मिल जाता है। अगले दिन मोमो छत पर मिलकर बॉल क्वेस्ट पार्ट 2 के बारे में बात करने का सुझाव देती है, लेकिन ओकरून ये कहकर मना कर देता है कि उसे एक रिपोर्ट पूरी करनी है। शक होने पर मोमो लंच के लिए अपनी सहेलियों से मिलती है। फिर भी उसके मन में खतरे की घंटी बज रही थी। जब उसकी दोस्त मजाक करती है कि शायद ओकरून किसी लड़की को छिपा रहा है, तो मोमो के दिमाग का GPS तुरंत एरा पर जाकर रुक जाता है। ड्रिंक्स लेते समय उसका शक उसके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ता है। वो आंगन में जाती है और ओकरून को एरा के ऊपर देखती है। तुरंत गुस्सा, तुरंत दिल टूट गया। फ्लैशबैक, ओकरून बाहर सेको के घोस्ट बस्टिंग बूट कैंप प्रोग्राम के हिसाब से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी एरा आ जाती है। एक चौंकाने वाला इकरार करने के लिए तैयार एरा किस करने के लिए आगे झुकती है, वो भी अपने पापा की संदिग्ध किताबों वाली शेल्फ से मिले रोमांस टिप्स के सहारे। ओकरून, जो इसके लिए तैयार नहीं था, बचकर निकलता है, लेकिन तभी फिसलकर उसके ऊपर जा गिरता है और तभी मोमो की एंट्री होती है। ये मोमेंट एकदम परफेक्ट टाइम पर होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गलतफहमी हो सके। मोमो लाशों का ढेर देखती है, सब कुछ उल्टा समझ लेती है और धोखे के मारे गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। ओकरून उसे समझाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए उसका पीछा करता है, पर सवाल ही नहीं। उसने रिपोर्ट टाइम के बारे में झूठ बोला था, इसलिए मोमो उसकी एक नहीं सुन रही। क्लास में वापस वो गुस्से से भुन रही है, जबकि क्लास में मैंटिस श्रिम्प के बारे में पढ़ाया जा रहा है। फिर चीजें अजीब हो जाती हैं। ओकरून नोटिस करता है कि क्लासरूम खाली है और पानी से लबालब। वो हॉलवे में कदम रखता है और एरा को पाता है, जो खुद भी इस असली से लगने वाले गीले दुःस्वप्न में फंसी हुई है। उसे लगता है कि ये मोमो ने किया है, लेकिन ओकरून को असलियत पता है। कैंपस के दूसरी तरफ मोमो अपनी ही बाढ़ वाली भूतिया दुनिया में फंसी हुई है। फंसी फंसी उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसके ख्याल घूम फिरकर ओकरून पर ही जा रहे हैं।
तभी उसे कुछ रेंगने की आवाज सुनाई देती है और मुड़कर देखती है तो वहाँ एक सांप जैसा भयानक दैत्य है। वो छिप जाती है पर पानी की एक छपाक उसकी पोल खोल देती है। वो जीव अपने मुंह से पानी का एक जोरदार हमला करता है जिससे उसकी क्लास तहस नहस हो जाती है। वो ऐन मौके पर बच निकलती है, मगर अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक लव ट्रायंगल से भी बड़ी मुसीबतें हैं। ओकरून और एरा पानी वाले भुतहे इलाके में फंसे एक सोनिक बूम से दीवारें हिलने पर सिहर उठते हैं। ओकरून अपनी पुरानी लड़ाई को याद करते हुए कहता है कि यहाँ से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि जो भी चीज उनकी इस हाई स्कूल हॉरर मूवी में क्रैश लैंड हुई है उससे लड़ा जाए। और बिल्कुल सही मौके पर केकड़े के सिर वाला एक एलियन अंदर घुस आता है जैसे कोई सीफूड बागी हो गया हो। ओकरून अपना टर्बो ग्रैनी मोड चालू करता है और एरा को छींटों की जद से बाहर खींच लेता है और उसे भाग जाने को कहता है जब तक वो इस अंतरिक्ष के केकड़े को संभालता है। लेकिन मामला जल्दी ही बिगड़ जाता है। एंट्री होती है सरपोस की, यानी पहले वाली सन की एलियनों की गैंग। अपनी साइकोकिनेसिस का इस्तेमाल करके वे ओकरून पर हावी हो जाते हैं और जबरदस्ती उसकी पावर बंद कर देते हैं। वे एरा को यूं ही रास्ते से हटा देते हैं और सवाल करते हैं कि वो उनके डायमेंशन में आई भी कैसे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हाई स्पिरिचुअलिटी वाले लोग ही आ सकते हैं। फिर हालात और भी बदतर हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड के खूसट ऐलान करते हैं कि वे फिर से ओकरून के जरूरी अंगों के लिए आए हैं। पर तभी एरा अपना रूप बदल लेती है। अपनी कलाबाज रेशमी अदाओं को दिखाते हुए वो अपने बालों को एक भूतिया शक्ति वाले चाबुक की तरह इस्तेमाल करती है और सरपुस को ऐसी पटखनी देती है कि उसे अपनी नानी याद आ जाती है। वो ऐलान करती है कि वही चुनी हुई है और हुक्म देती है कि वे सब उसके शायद बॉयफ्रेंड, शायद राक्षस और पूरी तरह से कपड़ों के बोझ से आजाद क्रश से दूर रहें। एलियन नमूनों को साइड में रखकर एरा पलटकर ओकरून को देखती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसने कवच नहीं पहना है। वो तुरंत शर्माकर ऐसे घबरा जाती है जैसे कोई रोम-कॉम की हीरोइन हो और सिचुएशन को गलत समझकर सोचती है, रुको, बात इतनी आगे बढ़ गई क्या? सरपोज में से एक आखिरकार अपने दिमाग का बल्ब जलाकर ये समझ जाता है कि एरा के पास भी जरूर अलौकिक शक्तियां हैं, जिससे ये भी साफ हो जाता है कि उसे उनके डायमेंशन का एक्सेस कैसे मिला। वो केकड़े सिर वाले एलियन को उससे दो हाथ करने के लिए भेजता है, जबकि ओकरून बेचारा पागलों की तरह कोई कपड़ा ढूंढ रहा है। पर आयरा तो जैसे शोनेन हीरोइन की गाइड बुक पढ़कर आई है, वो मैट्रिक्स स्टाइल में हर चीज से बचती है, फिर केकड़े वाली ड्रॉप किक मारकर अपना ही मुंह छत से भिड़ा लेती है। वो दूसरे राउंड के लिए तैयार होती है, लेकिन जबरदस्त साइकिक शक्तियों से उसे तुरंत दीवार से चिपका दिया जाता है। जब सर्पो और सुपर ऑर्गन्स इकट्ठा करने के बारे में अपना मोनोलॉग झाड़ रहा था, तभी केकड़ा लड़का खुद को छुड़ाता है और एरा को धोखे से एक ऐसा घूंसा मारता है कि वो क्लासरूम की दीवार के पार जा गिरती है। ओकरून बीच में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन सर्पोस के ऑसम जोन से तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओकरून की योकाई पावर्स बेअसर हो गईं। एलियन ने लगातार हमला जारी रखा। जैसे ही उम्मीद खत्म होने लगी, मोमो आ गई और उसकी साइकिक शक्तियों ने एलियन का मुकाबला किया। इससे ओकरून को हमला करने का मौका मिल गया। एलियंस उस लड़की को पहचानकर घबरा गए जिसने उन्हें पहले भी हराया था। एरा बचाए जाने के सदमे से उबरकर अपना घमंड बुलाती है और टीम बनाने के लिए पूछती है, लेकिन वो साफ कर देती है वो टीम में आने के लिए तैयार है, पर केन को नहीं छोड़ेगी। मोमो वो मनहूस नाम सुनते ही गलती से अपनी साइकोकिनेसिस बंद कर देती है। सरपोस मौके का फायदा उठाकर अपने केकड़े सिर वाले चेले को परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले एलियन स्टेरॉइड से भर देते हैं। उसे जबरदस्ती एक मैंटिस श्रिम्प की सस्ती कॉपी में अपग्रेड कर दिया जाता है, जिसके शॉकवेव पंच इतने तेज हैं कि उनके साथ मिर्गी की चेतावनी आनी चाहिए। गुस्से से आग बबूला होकर मोमो ने आयरा को चुप करा दिया और उसकी वापस आई शक्तियों ने ऑसम जोन को खत्म कर दिया। चिढ़कर सर्पो ने मोमो को पकड़ने का आदेश दिया। ओकरून और आयरा ट्रांसफॉर्म हुए और एक टीम की तरह लड़ने लगे। मोमो ने उन्हें ज्यादा आत्मविश्वास में न रहने की चेतावनी दी और आयरा ने उसे जलने को लेकर छेड़ा, जिसे मोमो ने जोर शोर से नकार दिया। उधर केकड़ा एलियन का तो दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया जब उसे पता चला कि टीम का बलि का बकरा बने रहने का इनाम सैलरी कट है। लेकिन इससे पहले कि उसकी और खिंचाई होती, जमीन पानी बन गई और वो खाली जगह बाढ़ में डूब गई। मोमो, ओकरून और आयरा सतह पर आते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि दीवारें और छत भी तरल हो चुके हैं। उनके ऊपर तैर रही है। बैकग्राउंड में बॉस म्यूजिक की गूंज के साथ नेस्सी, हाँ वही वाली नेस्सी। उनके नीचे पानी में और भी खतरनाक हो चुका वो केकड़ा एलियन एरा पर एक शॉकवेव पंच चलाता है, जिससे वो लगभग डूब ही जाती है। वो डींगे हाँकता है कि पानी के अंदर उसके वार ज्यादा मजबूत हैं। फिर उसे याद आता है कि वो तो भूल ही गया कि उसके गलफड़े नहीं हैं और उसका दम घुटने लगता है। पानी के अंदर ओकरून का एम्बुश तब फेल हो गया जब उसकी टर्बो ग्रैनी फॉर्म डूब गई। नॉर्मल होकर उसने एलियन झींगे का ध्यान भटकाने की पेशकश की ताकि मोमो एरा को बचा सके।
मोमो, जो पहले की बात से अभी भी नाराज थी, ने बेपरवाह होने का नाटक किया, लेकिन ओकरुन ने जोर देकर कहा कि वो उसका खुद को गलत समझना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, केकड़ा एलियन अपना हाइड्रोफिस्ट चलाता है। ओकरुन मोमो को बचाता है और खुद ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इसी से उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। टर्बोचार्ज्ड बॉय स्पीडबोट मोड। वो उसे एक सुपरनैचुरल जेट स्की की तरह पावर अप करती है और डूबती हुई एरा की तरफ एक एनिमे सीडू की तरह उसकी सवारी करती है। वहां पहुंचकर मोमो साइकिक सीपीआर से उसके फेफड़ों से पानी बाहर निकाल देती है। पानी के अंदर और तेजी के लिए मोमो अपने बाहरी कपड़े उतार देती है। वो एरा को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। नेसी अंधाधुंध हमला कर रही है और 2 सरपोस को खत्म कर चुकी है। बचा हुआ सरपो सामने आता है, जिसका इरादा उस केकड़े वाले बंदे और नेसी दोनों के साथ जुड़ जाने का है। मोमो, ओकरुन और दोबारा जिंदा हुई एरा का सामना अब इस नई बला से होता है, सर्पो डोवर डीमन नेसी। वो दानव हाइड्रोब्लास्ट से हमला बोल देता है और तब इस तिकड़ी को एहसास होता है कि उसे अपने गलफड़ों से रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि उसकी कमजोरी है। एरा हवा में एक अचानक वार करती है, लेकिन उसे काउंटर किया जाता है और शॉकवेव पंचों से उसकी धुनाई हो जाती है। जब स्क्वाड फिर से इकट्ठा होता है, ओकरुन उसके मेंटिस श्रिम्प जैसे हाथों को नोटिस करता है और बूम मोमो को एक आइडिया आता है। बदकिस्मती से वो जुड़ा हुआ मॉन्स्टर उन पर एक और शॉकवेव से हमला करता है। मोमो को सबसे बड़ा खतरा समझकर वो सर्पो नेसी फ्यूजन एक आखिरी हमले की तैयारी करता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक ताकत का इस्तेमाल करके पानी को जोर से नीचे पटक देती है। ये फिजिक्स का इस्तेमाल करके उन झींगे जैसे हाथों को चकनाचूर कर देता है जो इतना दबाव झेल नहीं पाते। गुस्से में आकर वो जीव झपट पड़ता है, लेकिन एरा बीच में आकर अपने भूतों वाले बालों को एक ग्रैपलिंग हुक की तरह इस्तेमाल करती है। ओकरुन उसके बालों पर से एक शैतानी बुलेट ट्रेन की तरह टर्बो रफ्तार से नीचे आता है और उस जानवर को चीर देता है। वो मोमो को बीच हवा में ही पकड़ लेता है, अपनी बाहों में एक असली हीरो की तरह, और उनके झींगा सुशी वाले बुरे सपने का आखिरकार रायता फैल जाता है। लड़ाई के बाद वे वॉइड जोन से बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि वे स्कूल के हॉलवे में वापस आ गए हैं, सिर्फ अपने अंडरवियर में। उन्हें एहसास हुआ कि वे पब्लिक में हैं। ये उस तरह का अजीबोगरीब ग्रुप कॉस्प्ले है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में भी लोगों को डरा दे, और जाहिर है इससे पहले कि कोई रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, वे सब बदहवास एनिमे सिम्स की तरह वहां से भाग खड़े हुए। उनकी उस नंग धड़ंग दौड़ लगाने वाली घटना के कुछ ही समय बाद उन्हें स्कूल की नर्स अपने ऑफिस में बुलाती है, जो ये जानना चाहती है कि क्या इस लगभग बिना कपड़ों वाली तिकड़ी को किसी ने परेशान किया था। तभी एक स्टाफ सदस्य नर्स को घसीटते हुए वहां से ले जाता है और वे तीनों वहां अकेले रह जाते हैं। वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि वे सब थोड़ी देर पहले ही एक बहुत अजीब स्थिति में थे। मोमो एरा से पूछती है कि उसे शक्तियां कब मिली। एरा उसे बताती है कि उसने लड़ाई के दौरान एक्रोबैटिक सिल्की की शक्ति को जगाया है। ओकरुन बीच में कूदकर एक मसालेदार बात कहता है, शायद सर्पोस जैसे जीव योकाई शक्तियों वाले इंसानों का शिकार उन्हें जमा करने के लिए कर रहे हैं। उसने थ्योरी बनाई कि योकाई अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद एलियन हमलों को रोकते हैं। उसे शक था कि एलियन अपनी टेक को बेहतर बनाने के लिए योकाई शक्तियों वाले इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसने इसे अपने लापता साजो सामान से भी जोड़ा, यह अनुमान लगाते हुए कि वे उसकी शापित ऊर्जा चाहते थे। मोमो और एरा हैरान परेशान थीं। उनका ध्यान तो बस पहले पब्लिक में उनके अंडरवियर दिखने वाली बात पर अटका हुआ था। एरा मोमो पर इल्जाम लगाने का प्लान बनाती है, ये झूठा दावा करते हुए कि मोमो ने जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे। बेफिक्र मोमो ने बस कंधे उचकाए और एरा को अपना झूठ जारी रखने दिया। मोमो को बहस करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी और वो एरा के इस मनगढ़ंत ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। एरा अपनी सहेलियों के आते ही कट लेती है और मोमो और ओकरुन को अकेला छोड़ जाती है ताकि वो आखिरकार उस घटना के बारे में बात कर सकें। मोमो उस पर असली सवाल दागती है, लंच के वक्त उसके और एरा के बीच आखिर चल क्या रहा था। ओकरुन हकलाते हुए समझाता है, एरा ने उसे किस करने की कोशिश की, वो घबरा गया, उसे धक्का दिया, फिसला और बूम, ना चाहते हुए भी सब एक दूसरे पर गिरकर किस करने लगे। मोमो, जो आधी गुस्से में और आधी मजे में थी, उससे पूछती है कि वो वहां कर क्या रहा था। वो बताता है कि वो छिपकर बाहर ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि वो उसके सामने स्ट्रॉन्ग और कूल दिखना चाहता था। मोमो शर्मा जाती है, पर उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मजाक मजाक में उससे ये बात कबूल करवा लेती है, और शर्म के मारे उसका बस इसे का ही होते होते रह जाता है। जैसे ही मोमो कुछ कहने ही वाली थी और शायद बोलते बोलते ही अपनी फीलिंग जाहिर कर देती, धड़ाम, मिको और मुको सीन में टपक पड़ते हैं जवाब मांगते हुए। मिको अपनी थ्योरी बताती है कि मोमो और एरा दोनों ओकरुन को पसंद करती हैं और उसके लिए अपने अंडरवियर में लड़ पड़ी। उधर क्लास में एरा पूरी सिंपैथी बटोर रही थी बेचारी बनकर, लेकिन जब वो सुनती है कि क्लास के दूसरे बच्चे मोमो पर कीचड़ उछाल रहे हैं
तो आखिरकार उसका ज़मीर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। वो टूट जाती है, मान लेती है कि उसने हर चीज के बारे में झूठ बोला था और उसी ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थीं और उनसे मोमो की बुराई बंद करने की भीख मांगती है। और फिर एकदम सन्नाटा, सबके होश उड़ गए और शर्मिंदगी से भरी हुई एरा क्लास से बाहर चली जाती है, अपने पीछे हक्के बक्के चेहरों की एक कतार छोड़कर। स्कूल के बाहर सबके सामने मोमो का नाम साफ करने के बाद एरा अपनी ही भावनाओं में डूबी हुई थी। तभी वहाँ खुद मोमो आ धमकती है और सीधा पूछती है कि क्या एरा ने अपने उस छोटे से सारा इल्जाम मोमो पर वाले प्लान को अंजाम दिया। आयरा हाँ तो कह देती है, पर मोमो की तिरछी नजर उसकी चोरी पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर वो घबरा जाती है और तभी अचानक एक एलियन बीच में आ जाता है, वही डोवर डीमन जिसे उन्होंने सोचा था कि वे हरा चुके हैं। लड़कियों के लड़ाई शुरू करने से पहले ही बेचारा अपने मोनोलॉग के बीच में ही बेहोश हो जाता है और उसमें से एक अजीब चमकता हुआ सफेद तरल पदार्थ निकलने लगता है जो यकीनन किसी सरकारी एजेंसी से पास नहीं हुआ होगा। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को मोमो के घर पर अपनी गैंग से घिरा हुआ पाता है। मोमो इस मोमेंट को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पक्के सबूत के तौर पर फ्लेक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन सेको बस कहती है, मुझे तो ये एक कप्पा लग रहा है। दादी माँ अपने सासी जवाबों और आध्यात्मिक मामलों से बेखबरी दोनों में ही अनडिफीटेड है। कैदी होने के बावजूद डोवर डीमन पूरी स्क्वाड की नाक में दम करके रखता है, लेकिन जब वो सिर्फ अपने लिए बनी करी की प्लेट देखता है तो वो किसी स्कूल फंक्शन में आए टेंटाकल डैड की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। फिर उन सब ने एक दूसरे का ख्याल रखते हुए साथ में बड़े शांति से डिनर किया। डिनर के बाद गैंग को असली दुख भरी कहानी पता चली। डोवर डीमन अपने बच्चे के लाल तरल वाले ट्रांसफ्यूजन का खर्चा उठाने के लिए गहरे अंतरिक्ष में उल्टे सीधे काम कर रहा था। पूरी टीम बस वहाँ हक्की बक्की बैठी रह गई, ओकारुन एक बार फिर साबित करते हुए कि वो इस शापित सिचुएशन में भी कितना अच्छा इंसान है। उस बंदे की मदद करने के लिए अपनी प्रेशियस थिंग्स बेचने की पेशकश करता है और सबसे कहता है कि वो उन्हें वापस भी ले लेगा। गजब लॉजिक है। मोमो हमेशा की तरह समझदार मना कर देती है और उसे बताती है कि अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, उसे लगातार पैसों की जरूरत पड़ेगी। डोवर डीमन इमोशनल होकर ऑफर ठुकरा देता है, वो उन्हें और ज्यादा कॉस्मिक लफड़ों में नहीं घसीटना चाहता। तभी सेको उसे सूंघती है और पहचान जाती है कि दूध की महक बिल्कुल इस एलियन वाले लाल लिक्विड जैसी है। वो सचमुच दूध से भरी एक थैली ले आती है। डोवर डीमन भी मान लेता है कि दूध तो उसकी प्रजाति के लिए जान है और सेको कहती है, क्या बात है, हम किसी किसान से बात करके तुम्हें घर ले जाने के लिए एक गाय ही दिलवा देंगे। सीन कट होता है। डोवर का दैत्य अपने स्पेसशिप में सवार हो रहा है और साथ में सचमुच की एक गाय इंटरस्टेलर कार्गो की तरह लादी जा रही है। उड़ने से पहले वो क्रू को दिल से धन्यवाद देता है, इन उथल पुथल मचाने वाले धरतीवासियों का पूरी तरह से एहसानमंद होकर। और जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, मोमो ओकारुन और एरा के साथ सेको के सामने घुटनों पर गिर जाती है नई यूनिफॉर्म की भीख मांगने के लिए। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आखिर है तो 3 कंगाल टीनेजर्स ही जिन्हें अपने अंडरवियर में बुराई से लड़ना पड़ा। सेको हमेशा की तरह अपनी शैतानी दिखाते हुए ओकारुन और एरा के लिए मुफ्त में नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मान जाती है, पर मोमो ना, उसे तो अपनी यूनिफॉर्म कमानी होगी, वो भी एक मशहूर और गंभीर एक्टर हिरोशी आबे की एकदम तगड़ी वाली एक्टिंग करके। मोमो मन मारकर मान जाती है और किसी की नकल उतारते हुए ही दरवाजा खोलती है और तभी उसे मिलता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जीजी, उसका बचपन का दोस्त, पहला क्रश और अब एक बिन बुलाया मेहमान। ओकारुन को ये पता चलता है और उसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है। जीजी को दोबारा देखकर मोमो का दिमाग हैंग हो जाता है, जबकि ओकारुन उसे ऐसे घूरता है जैसे वो कोई रोमांटिक राइवल वाला बॉस फाइट हो। जीजी पहले तो कूल लगता है, फिर एकदम टर्बो क्रिंज मूड में चला जाता है, जिससे पूरी टीम ये क्या बकवास है वाली चुप्पी में बस पलके झपकाती रह जाती है। सेको बिंदास होकर जीजी को अंदर बुलाती है और फिर उस चौंकाने वाले सच का खुलासा करती है, जीजी अब उन लोगों के साथ रहेगा। मोमो हैरान, ओकारुन हक्का बक्का और एरा का तो दिमाग ही घूम जाता है। उसे लगता है कि मोमो साइकिक योद्धाओं की अपनी टीम बना रही है। जाने से पहले ओकारुन मोमो को कल मिलते हैं बोलना भूल जाता है, जिसकी वो उसे याद दिलाती है और ये बात दोनों को इमोशनली इम्पैक्ट करती है। एक ऐसा सटल माइक ड्रॉप जिसका असर देर तक रहता है। बाद में मोमो सेको को घेर लेती है और इस नए रूममेट सिचुएशन के लिए एक्सप्लेनेशन मांगती है। सेको समझाती है कि जीजी के माता पिता अस्पताल में हैं और वो तो बस उसे एक सुरक्षित जगह दे रही है। रात के खाने पर जीजी दादी माँ को मक्खन लगाना शुरू कर देता है, जैसे वो साइड क्वेस्ट अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हो। बर्तन धोते धोते जीजी ने बचपन में चिढ़ाने के लिए माफी मांगी और फिर बताया कि अब वो आत्माओं को देख सकता है। मोमो ने तुरंत एक सुनहरी गेंद के बारे में पूछा, लेकिन जीजी के हैरान परेशान रिएक्शन को देखकर
वो उसे ओकरुन की गुम हुई खानदानी गहनों के बारे में बताने से ठीक पहले ही रुक गई। और फिर आती है जीजी की हॉरर स्टोरी। उसके घर पर एक खूंखार बुरी आत्मा का साया है। उसकी मदद के लिए बुलाए गए 5 ओझाओं में से 3 का बहुत ही भयानक और रहस्यमयी अंत हुआ। उन्हीं में से एक अनुभवी तांत्रिक ने आखिरी उम्मीद के तौर पर सेको का नाम दिया। मोमो जीजी को यकीन दिलाती है कि उसकी दादी योकाई की पिटाई करने में फाइनल बॉस है, लेकिन सेको कहती है ना, ये तुम करोगी मोमो। उसकी शक्तियां सिर्फ कामिगो सिटी में ही काम करती हैं, इसलिए इस योकाई को भगाने की जिम्मेदारी उसी की है। छोटी मोटी रिश्वत के तौर पर सेको वो स्कूल यूनिफॉर्म भी दे देगी अगर मोमो मान जाती है। अगले दिन जीजी ऑफिशियली मोमो के स्कूल में ट्रांसफर ले लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है थोड़ी बेशर्मी वाली फ्लर्टिंग के साथ। वो ठीक मोमो के बगल में बैठा है जो उसे पूरी तरह अनदेखा करने का फैसला करती है, लेकिन वो पहले से ही मीको और मूको से दोस्ती कर रहा है, जिससे पूरे ग्रुप की डायनामिक लव ट्रायंगल्स और स्पिरिचुअल ट्रॉमा की एक खिचड़ी बन जाती है। जीजी क्लास में ऐलान कर रहा है कि वो मोमो के साथ रहता है और जोर शोर से ये जता रहा है कि उनका रिश्ता घर वालों की रजामंदी से है। मोमो शर्म और गुस्से से आग बबूला होकर उसे देखते ही उसका गला दबोच लेती है। उसकी दोस्तें जीजी को धक्का देकर दूर करती हैं और उसे बताती हैं कि मोमो का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, ओकरुन। इस बीच ओकरुन दिमागी तौर पर गोते खा रहा है। मोमो की अपने पहले प्यार जीजी के लिए भावनाएं फिर से जाग सकती हैं, ये सोचकर ही उसके पसीने छूट रहे हैं। इसका सामना करने के लिए वो दोपहर का खाना छोड़कर एक दिल टूटे आशिक की तरह अकेले कसरत करने लगता है। पर जैसे ही वो सेट के बीच में होता है, मोमो टपक पड़ती है, इस इरादे से कि वो उसे एक और एरा वाला गलतफहमी दोहराने से रोकेगी। जहां वो अपने रैप्स और होश आवाज बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं मोमो बड़े आराम से उसे खाना खिलाने का ऑफर देती है। वो हाँ कहने ही वाला होता है कि तभी बूम जीजी किसी कबाब में हड्डी वाले शैतान की तरह एक शातिर मुस्कान के साथ और मोमो का पसंदीदा दही लेकर आ टपकता है। उस डेरी की भेंट पर मोमो की खुशी ओकरुन के कलेजे पर सांप लौट जाने जैसी थी। हार कर वो मोमो को अकेला छोड़ने का फैसला करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन किस्मत तुरंत ही एक शापित दांव खेल जाती है। ओकरुन को हॉल में एक एनाटॉमिकल मॉडल सरपट भागता हुआ दिखता है। वो मोमो को चेतावनी देने के लिए चिल्लाता है, जो उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, मगर तभी जीजी उसे खींचकर रास्ते से हटा देता है। जैसे ही वो मॉडल उनके ऊपर से छलांग लगाता है, मोमो को उस पर एक चमकती हुई गेंद दिखाई देती है। उसकी अंतरात्मा चीखती है ओकरुन का वो गायब हिस्सा, और वो भागते भागते उस चीज को पकड़ लेती है, जीजी को भी अपने साथ घसीटते हुए। ओकरुन उनका पीछा करता है, उन्हें ट्रैफिक में उड़ने से बचाने के लिए टर्बो ग्रैनी मोड एक्टिवेट करके, जबकि जीजी उसे एक और मॉन्स्टर समझ बैठता है। एनाटॉमिकल मॉडल छतों पर सरपट दौड़ता है। मोमो अपनी साइकिक शक्तियों से ओकरुन को पकड़ने की कोशिश करती है और गलती से सबको एक आती हुई बस की तरफ उछाल देती है। ओकरुन झपट्टा मारकर आता है और दोनों को पकड़ लेता है। मोमो जीजी को बताती है कि जो जीव उन्हें ले जा रहा है वो असल में ओकरुन है, जिसे सुनकर जीजी का भेजा फ्राई हो जाता है। वे दोनों मिलकर उस मॉडल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो एक गजब की चाल चलता है, खुद को टुकड़ों में अलग करके फिर से जोड़ लेता है और बच निकलता है। बस अपना दिल पीछे छोड़ जाता है, जिसे मोमो उसके दोबारा जुड़ने से पहले पकड़ लेती है। लेकिन जब मोमो अपनी साइकिक पावर्स से उस दिल को थपथपाती है, तो उसे दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जिससे उन्हें उसे एक लोकल कबाड़ खाने तक ट्रैक करने का रास्ता मिल जाता है। वहाँ उन्हें वो मॉडल तारो मिलता है, जो बेचारा बिल्कुल अकेला दिख रहा होता है। मोमो शांति से उसे यकीन दिलाती है कि वे उसे चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि सिर्फ उस सुनहरी गेंद को देखने आए हैं, और उसे वो दिखाने को कहती है, जबकि जीजी इस पूरे गेंद वाले मामले को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज है। अचानक कचरे के ढेर से एक आवाज आती है, हाना, एक और शारीरिक रचना वाली गुड़िया। तारो उसकी मदद के लिए दौड़ता है। ओकरुन इस नाटकीय प्लास्टिक रोमांस को देखता है और सोचने लगता है। तारो का लव कन्फेशन उसे मोमो के लिए अपनी भावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, और उसके गालों पर फैलती लाली इस बात को साफ कर देती है। हमारा टर्बो पावर्ड लड़का ये महसूस करने लगा है कि शायद वो उसके प्यार में भूत बुरी तरह से पड़ गया है। पूरी गैंग बचाकर लाई गई एक एनाटॉमिकल डॉल हाना के साथ पहुंचती है और सेको से उसे रहने देने की मिन्नतें करती है। सेको मामला ओकरुन के पाले में डाल देती है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि योकाई से भरा अयासे हाउस ज्यादा सुरक्षित है, और उसे याद दिलाता है कि टर्बो ग्रानी तो पहले से ही वहाँ रहती है, जिससे वो भरवां खिलौना और भी चिढ़ जाती है। मोमो समझाती है कि तारो को मिलने का हक मिलता है, और उसके सीने पर जो गोला था वो बस एक क्रिसमस की सजावट थी, ओकारुन की प्रेशियस थिंग्स नहीं। आखिरकार सेको हाना को रहने देने के लिए मान जाती है। बाद में जीजी का मोमो के साथ फ्लर्ट करना ओकारुन को जला भून देता है, जिसे उस एनाटॉमिकल मॉडल का दिल से किया गया प्यार का इजहार याद आ जाता है।
ओकरुन जीजी को गाने से जवाब देने का फैसला करता है और जीजी भी ऐसे शामिल हो जाता है मानो मोमो का दिल जीतने के लिए कोई जुगलबंदी चल रही हो। ये कराओके का युद्ध क्षेत्र तभी खत्म होता है जब सेको किचन से चिल्लाकर उन्हें ये सब बंद करने को कहती है। सेको मोमो को याद दिलाती है कि उसे जीजी के घर पर वीकेंड में होने वाले एग्जॉर्सिज्म के लिए पैकिंग करनी है। ओकरुन की तो रूह ही जिस्म से निकलने वाली थी कि तभी मोमो उसे भी बुला लेती है, जिसके बाद वो ऐलान कर देता है कि वो खुद ही उस श्राप को खत्म करेगा। देर रात तारो प्यार में पागल होकर हाना से मिलने के लिए स्कूल से भाग खड़ा होता है। रास्ते में वो रात में चुपके से स्कूल में घुस रहे कुछ छात्रों को डरा देता है, एक ट्रक से टकरा जाता है और फिर भी किसी ज़ॉम्बी मजनू की तरह घिसटते हुए शहर पार करता है। मोमो तारो के आने तक हाना का साथ देती है, जो अधमरी हालत में लेकिन पूरे इरादे के साथ पहुंचा है। वो हाना को किस करता है और मोमो इस पल में कबाब में हड्डी बनी रहती है। फिर वो घोषणा करता है कि वो रोज मिलने आएगा, जो मोमो के लिए एक चिपकू जोड़े वाला हॉरर है। जीजी के शापित गांव जाने वाली ट्रेन में ओकरुन जलन से तड़प रहा है और ज्यादा सोचने से बचने के लिए अपनी गुमशुदा 2 अनमोल रतन पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। जब मोमो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो अपने चिर परिचित भोलेपन में चिल्ला पड़ता है, मेरे 2 अनमोल रतन। जीजी ने गलती से इसे कोई भद्दा मजाक समझ लिया, लेकिन मोमो उसे बताती है कि ये एक लंबी कहानी है और वहीं बात खत्म कर देती है। शर्मिंदा होकर ओकरुन बात बदलकर पौराणिक तसुचीनोको का जिक्र करता है, जिससे मोमो की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तभी जीजी बड़े आराम से बताता है कि उसके गांव में एक सुचीनोको श्राइन है और तुरंत मोमो का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। पीछे न रहते हुए ओकरुन दूसरे क्रिप्टिड्स का जिक्र करता है और न जाने कैसे दोनों इस नर्डी लोर पर वाइब करने लगते हैं। ओकरुन अटकते अटकते कीन टकाकुरा का एक कोट बोलता है, जिससे मोमो का दिमाग फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओकरुन सोचता रहता है कि वो अपने दुश्मन से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा है। जीजी के गांव पहुंचते ही मोमो की आंखें चमक उठती हैं। ये तो हॉट स्प्रिंग्स वाला इलाका है। जीजी बताता है कि ये झरने उसके पापा की ज्वालामुखी रिसर्च से जुड़े हैं और ये भी कि पिछले 200 सालों में इसमें कोई भड़ाका नहीं हुआ है। वो लोग चढ़कर एंजोजी हाउस तक जाते हैं, जहां मोमो को कुछ भी डरावना महसूस नहीं होता। ओकरुन को अभी भी जंगल में किसी चीज के छिपे होने का अजीब सा एहसास हो रहा है, और वो सही है, क्योंकि सायों में छिपा एक ग्रुप जंगल से उन पर नजर रख रहा है, बिल्कुल किसी कम बजट वाली हॉरर फिल्म के एक्स्ट्रा की तरह। जीजी के घर के अंदर मोमो को हर जगह खोजने के बाद भी कोई भूत प्रेत वाली वाइब्स नहीं मिलती और वो सोतों की ओर चली जाती है। इसी बीच जीजी ओकरुन को फुटबॉल खेलने में फंसा लेता है और फिर ये पूछकर उसकी गुगली कर देता है, तो तुझे मोमो पसंद है ना? ओकरुन वहीं जम जाता है और सेफ खेलते हुए कहता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। जीजी पलटवार करते हुए उन सभी कारणों की लिस्ट गिना देता है जिनकी वजह से वो उसे पसंद करता है। ये बात बढ़कर एक मजेदार और अंदर ही अंदर काफी इंटेंस मोमो को ज्यादा कौन पसंद करता है वाले मुकाबले में बदल जाती है। कहीं पास में मोमो गर्म पानी के सोते में डुबकी लगा रही है और सोच रही है कि क्या उसके 2 लाडले आखिरकार दोस्त बन रहे हैं। बन तो रहे हैं, उसके प्यार के लिए अपने अपने इलाके की लड़ाई में। वापस नहाने वाली जगह पर मामला एक नया मोड़ लेता है। मोमो को चक्कर आने लगते हैं और वो निकलने के लिए खड़ी होती है। तभी वहाँ कुछ लौंडों का झुंड आ धमकता है। एक जंग लगे साइन के अनुसार ये झरना एक को-एड बात है। उधर जीजी और ओकरुन अभी भी लड़ रहे हैं और फिर वे देखते हैं कि घर बाहर से अंदर की तुलना में ज्यादा बड़ा है। ये सनकी लोग सीधे अंदर नहीं आते, बल्कि वे बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। उनमें से एक गर्म पानी के कुंड में घड़ियालों के बारे में कुछ बड़बड़ाता है और मोमो के करीब आते हुए एक शिकारी होने का नाटक करता है। इस बीच जीजी के घर पर उन्हें पता चलता है कि दीवार खोखली है और वे उसे तोड़ने का फैसला करते हैं। मोमो की शक्तियां गर्मी में जवाब दे जाती हैं और वे आदमी उसकी कलाइयां पकड़कर उसे पानी के नीचे धकेल देते हैं। कहीं और ओकरुन और जीजी को खतरे का एहसास होता है और जीजी एक घन लेकर बिना शर्ट वाले किसी गोस्ट बस्टर की तरह दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। उन्हें वहाँ सिर्फ स्नानागार की ईंटें नहीं मिलती, बल्कि एक गुप्त कमरा मिलता है जो तावीजों से ढका हुआ है। दोनों लड़के सदमे में घूरते रह जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि ये एक पूरी तरह से शापित जाल है और मोमो ठीक इसके बीच में फंसी हुई है।